Everyone, so today our topic is Parkinson disease which I explaining you. तो आज हम देखते हैं पार्किंसन डिजीज़ होता क्या है। तो ये एक पूरा पीडीएफ है, नोट्स ऐसे ही है, आपको बहुत मतलब अच्छा है पढ़ने के लिए। आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं फॉर 15 मार्क्स और अबव मार्क्स के लिए भी बहुत अच्छा नोट्स है। तो हम देखते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ ये एक सबसे पहले तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है ना। और इसको हम पीटी न्यूरो असेसमेंट सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करी है। पीटी न्यूरो के लिए बेसिकली मैंने बनाया हुआ है नोट्स। तो यू कैन राइट इन न्यूरोलॉजी एंड पीटी न्यूरो इन बोथ, है ना। वहाँ पे आप असेसमेंट नहीं लिखिएगा, यहाँ पे सिर्फ आप मतलब नॉर्मल जहाँ तक क्या बोलते कॉम्प्लिकेशन वगैरह है, और नॉर्मल छोटा मोटा पीटी कर सकते हैं। पर ना अगर आपको एक टॉपिक जो आता है पीटी में आता है तो आप उसमें ब्रीफ लिख सकते हो, पूरा जितना यहाँ पे लिख दिया गया है नोट्स में, है ना। तो हम पार्किंसन सबसे पहले पार्किंसन डिजीज़ देखते हैं कि होता क्या है। ये एक प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ती हुई, लंबे समय से बढ़ती हुई ये कंडीशन होती है जो धीरे धीरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होने लगता है, वहाँ के न्यूरॉन्स का डीजनरेशन स्टार्ट होने लगता है। तो उसको कहते हैं पार्किंसन डिजीज़। ये इफ़ेक्ट करता है ज़्यादातर हमारे मोटर कंट्रोल को। मोटर कंट्रोल मतलब जैसे हमारे मूवमेंट है, मूवमेंट में इफ़ेक्ट करता है। वहाँ पे आपको चीज़ें मिसलीडिंग, मिसबैलेंस, अनबैलेंस, अनकंट्रोल, ट्रिमर्स लाइक स्ट्रक्चर, रिजिडिटी, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। उसको कहते हैं मोटर कंट्रोल। जो मूवमेंट्स होते हैं उनमें आपको इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलेगा। पार्किंसन डिजीज़ एक न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। फिर हम देखते हैं इट अकर ड्यू टू ये कि किस कारण होता है, इसका रीज़न देखते हैं। ये जो होता है डिजनरेशन डोपामिन का। डोपामिन कहाँ पे पाया जाता है, आप सभी को पता होगा कि बेसल गैंग्लिया में केमिकल रिलीज होता है जो कि है डोपामिन, है ना। ये डोपामिन एक केमिकल है जो क्या करता है, मूवमेंट्स के लिए कोऑर्डिनेट करने की मदद करता है। मूवमेंट कोऑर्डिनेशन के लिए हमारा डोपामिन रहता है। डोपामिन कहाँ पे, बेसल गैंग्लिया में हमें डोपामिन कहाँ देखने के लिए मिलेगा, सब्सटेंशिया नाइग्रा में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सब्सटेंशिया नाइग्रा में देखने के लिए मिलेगा। सब्सटेंशिया नाइग्रा में क्या प्रोड्यूस देखने के लिए मिल रहा, कौन सा केमिकल रिलीज हो रहा है, डोपामिन केमिकल। न्यूरॉन से डोपामिन क्या है, ये हमारा न्यूरॉन है, डोपामिन न्यूरॉन हमें देखने के लिए मिलेगा। जो डोपामिन की कमी के कारण एबनॉर्मल मूवमेंट होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो डोपामिन है हमारा, जो हमारा डोपामिन है जो हमारा डोपामिन है उसका काम क्या होता है, मूवमेंट के लिए, हेल्प्स टू मूवमेंट, कंट्रोल द मूवमेंट। यही कंट्रोल हमारे मूवमेंट को कराने के लिए मदद करता है। कौन, डोपामिन। डोपामिन के ही कारण हमारे मूवमेंट जो क्या है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट होते हैं, मतलब कि कंट्रोल मूवमेंट होते हैं। ठीक है, अगर डोपामिन ही नहीं अच्छे से रिलीज हो पाएगा, अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हमारा मूवमेंट सही से हो पाएगा, नहीं, इट कांट, है ना। हमारा मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो अब हम देखते हैं, क्या हमने देख लिया कि किस रीज़न से हो रहा है, डोपामिन की डेफिशिएंसी के कारण हमें एबनॉर्मल मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। इसकी क्या क्या करेक्टराइज्ड है, करेक्टराइज मतलब कि हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेगी जब मूवमेंट में डेफिशिएंसी डोपामिन हो जाएगा। तो रेस्टिंग ट्रिमर मतलब ट्रिमर हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर कोई बैठा है तो उसको, आपने देखा होगा, ये चीज़ें ज़्यादातर ना बुज़ुर्गों को होती है, उनको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको कंपन, उनको कपती हुई लाइक ट्रेमर्स लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए बॉडी में दिखेंगे। रिजिडिटी हो जाएगी, रिजिडिटी मसल की स्टिफनेस, है ना, जैसे मसल की स्टिफनेस होती है वैसे रिजिडिटी हो जाती है। फिर ब्रेडिकाइनेजिया मतलब होता है स्लो मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करेगा वो। पॉस्चर इंस्टेबिलिटी, झुक जाएगा, पॉस्चर जो होता है वो भी क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, पॉस्चर इंस्टेबिलिटी। इट यूजली इफेक्ट इंडिविजुअल ओवर 60 ईयर्स ऑफ एज, है ना। ये लोगों को ज़्यादातर, अभी मैंने आपको बताया, ये कंडीशन आपको बुज़ुर्गों को ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, सेकेंड मोस्ट कॉमन न्यूरोडिजेनरेटिव होती है अल्जाइमर डिजीज़, है ना। अगर न्यूरोडिजेनरेटिव सेकेंड मोस्ट कंडीशन, अल्जाइमर आपको पता ही होगा, भूलने की बीमारी जैसे बोला जाता है ना, थोड़ी थोड़ी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, उसको हम अल्जाइमर डिजीज़ कहते हैं। और ये चीज़ें हमें बुज़ुर्गों में ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है। इसका प्रेवलेंस जो है, मतलब ज़्यादा रेशियो आपको किसको देखने के लिए मिलेगा,
पीपल ओवर द 60 ईयर्स है ना, जो 60 साल से ऊपर होते हैं। और सबसे ज़्यादा मोर कॉमन इन मैन देन वुमेन, मैन में ज़्यादा कॉमन देखने के लिए ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। और ग्रेजुअल होता है एंड प्रोग्रेसिव डिजीज़, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है ये डिजीज़। कौन सा डिजीज़ हमारी बात चल रही है? पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ को हम पीडी भी बोलते हैं। हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में क्या क्या फैक्टर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर हो गया है ना, जेनेटिक जैसे म्यूटेशन इन जीन, म्यूटेशन जो है जीन्स के, उनका डिसबैलेंस देखने के लिए मिल गया। जैसे कुछ म्यूटेशन जीन्स के नाम है LRK2, SNCA, PARK7, ये सारे हमारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं। जो जीन्स होते हैं, जीन्स में ये सारे फैक्टर्स पाए जाते हैं, ये सारे जीन्स हमें पाए जाते हैं। जैसे आपने DNA सुना होगा, तो ये सारे वैसे ही जीन्स हैं और इनके अंदर हमें कमियां देखने के लिए मिलती हैं, जिसके कारण से आप पीडी कंडीशन देख सकते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर देखते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स, आप किसी पेस्टिसाइड्स में मतलब आप उसके कांटेक्ट में आ गए, जिसके कारण से ऐसा आपको देखने के लिए मिल सकता है। हैवी मेटल्स है ना, इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स, रूरल एनवायरनमेंट एक्सपोजर। फिर एजिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। एजिंग इंक्रीज करता है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स मतलब जो डोपामिन के न्यूरॉन्स है उसको क्या करता है? डिजनरेट करता है बढ़ती हुई एज के साथ। अदर फैक्टर हम इसके देखें तो हेड इंजरी देखने के लिए, अगर हेड इंजरी हो गई, एक्सीडेंट केस हो गया जहाँ पे बेसल गैंग्लिया डैमेज हो गया, या कुछ पार्ट है जहाँ पे डोपामिन के न्यूरॉन्स है जो क्या हो गए? डैमेज हो गए, जिसके कारण से हमें पार्किंसन डिजीज़ देखने के लिए मिलती है। फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया है ना, जैसे एनजाइटी वगैरह हो गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एनजाइटी, इन सब चीज़ों में भी हमें देखने के लिए ट्रिमर्स फॉर सम टाइम, इट्स नॉट अ परमानेंट फॉर्म बट इट्स अ टेम्पररी देखने के लिए मिलता है एनजाइटी वगैरह में। फिर माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। नेक्स्ट आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारे पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। अभी हम आगे वैसे पढ़ेंगे। स्टूप्ड पॉस्चर मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है झुका हुआ, है ना, झुका हुआ पॉस्चर को हम कहते हैं स्टूप्ड पॉस्चर। फिर उसके मार्क्स्ड फेस भी झुका हुआ रहता है। फिर बैक रिजिडिटी, कड़क, रिजिडिटी मतलब होता है कड़क, एकदम कड़क हो जाती, सीधी नहीं होती, वो हमेशा क्या होती है? झुकी हुई रहती है ना। फिर उसके बाद एल्बो फ्लैक्स्ड हो जाते हैं। रिस्ट, क्या एल्बो और रिस्ट हमारे फ्लैक्स हो जाते हैं। हमारा जो सामने का चेस्ट एरिया जो है हमारा, जिसको हम ट्रंक एरिया कहते हैं, वो फॉरवर्ड टिल्ट हो जाता है। आर्म जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, स्विंग नहीं करता है, मतलब वो सीधा रहता है, ज़्यादा स्विंग नहीं कर पाता है। फिर उसका ट्रिमर्स इन द लेग देखेंगे, जो लेग है उसमें आपको ट्रिमर्स देखने के लिए मिलेगा, है ना। हैंड में भी आपको ट्रिमर्स देखने के लिए मिलेंगे। और स्लाइटली फ्लेक्स हिप एंड नी, स्लाइटली फ्लेक्स भी रहते हैं हिप और नी। शफलिंग गेट रहता है, शफलिंग गेट मतलब शॉर्ट स्टेप, जल्दी जल्दी चलेगा, ठीक है, वो मतलब ज़्यादा स्टेप्स नहीं, ज़्यादा बड़े डिस्टेंस स्टेप्स नहीं कर पाएगा, वो क्या करेगा? जल्दी जल्दी चलेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में मेजर चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पैथोलॉजी टू अंडरस्टैंड अबाउट द पार्किंसन डिजीज़। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि जो पैथोलॉजी है वो मेजर पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। इंक्लूड मेजर पैथोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन से देखने के लिए मिलेंगे कि हमने अभी बात ही करी थे कि डीजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, है ना, डीजनरेशन हमें देखने के लिए मिलेगा डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स में। फिर लॉस ऑफ न्यूरॉन्स देखने के लिए मिलेंगे। न्यूरॉन्स जो हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा के, वो भी हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे? लॉस देखने के लिए मिलेंगे। प्रेजेंस ऑफ लुइस बॉडी, लुइस बॉडी मतलब होती है एबनॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट, है ना, झुकी हुई बॉडी हमें देखने के लिए, लुई बॉडी मतलब झुकी हुई बॉडी देखने के लिए मिलेंगे। दिस चेंजेस लीड्स टू रिड्यूस द डोपामिन लेवल इन द बेसल गैंग्लिया। और ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है? बेसल गैंग्लिया के लेवल को कम होने के कारण हमें देखने के लिए मिल रही है ना। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी मैकेनिज्म। हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक।
इसमें दोनों चीज़ दी गई है, एक नॉर्मल गेट दिया गया है और एक नॉर्मल मोटर कंट्रोल मैकेनिज्म बताया गया है, और एक दूसरा है हमारा जिसमें पार्किंसन डिजीज देखने के लिए मिलेगा। जब डोपामिनर्जिक क्या हो जाएगा, न्यूरॉन्स जो है वो क्या हो जाएंगे, डिसबैलेंस डिजनरेटिव होने को देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे पहले नॉर्मल कंट्रोल देखते हैं मोटर का। तो उसमें पहले नॉर्मल मोटर कंट्रोल में हम देखेंगे सबस्टेंशिया नाइग्रा, है ना। सबस्टेंशिया नाइग्रा कहाँ, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, बेसल गैंग्लिया में हो रही है, ठीक है। सारी चीज़ें बेसल गैंग्लिया में पार्ट है। आप अगर डायग्राम देखेंगे, अभी मैं आपको आगे डायग्राम दिखाऊंगी, तो जो बेसल गैंग्लिया है वो एक पार्ट है, वो सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्ट है बेसल गैंग्लिया का, जहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहे हैं न्यूरॉन्स के। तो सबस्टेंशिया नाइग्रा, ठीक है। फिर उसके बाद डोपामिन, सबस्टेंशिया नाइग्रा क्या रिलीज़ किया, डोपामिन न्यूरॉन्स, ठीक है। डोपामिन न्यूरॉन्स रिलीज़ हुआ, बेसल गैंग्लिया के पास गया, फिर थैलेमस के पास गया, थैलेमस से फिर मोटर कॉर्टेक्स में। तो ये सारी प्रोसेस क्या हो रही है, स्मूथ चल रही है, तो ये स्मूथ मूवमेंट हो रहा है। पर अगर पार्किंसन डिजीज़ मैकेनिज़्म की बात करें, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आपको डीजनरेशन चेंजेस सबस्टेंशिया नाइग्रा के देखने के लिए मिलेंगे। न्यूरॉन्स क्या हो गया, अनअफेक्टेड हो, डीजनरेटिव हो गया है। डिक्रीज डोपामिन, अगर सबस्टेंशिया नाइग्रा ही डीजनरेटिव हो जाएगा तो क्या डोपामिन रिलीज़ हो पाएगा, क्या डोपामिन रिलीज़ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद बेसल गैंग्लिया का हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, डिसफंक्शन। जब हमारे पास न्यूरॉन्स का सिग्नल ही, फॉर एग्जांपल दिस इज द सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड दिस इज द डीजनरेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे थोड़ा 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 यहाँ से पास किया उसने डोपामिन को, तो ये डोपामिन गया बेसल गैंग्लिया, तुम्हारा बेसल गैंग्लिया है, ठीक है। बेसल गैंग्लिया तुम्हारा डोपामिन। तो अगर सबस्टेंशिया नाइग्रा में डोपामिन रिलीज़ हो रहा है और ये एबनॉर्मल है, तो क्या प्रॉपर न्यूरॉन्स पास आउट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। जब प्रॉपर न्यूरॉन्स पास आउट नहीं हो पाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, बेसल गैंग्लिया में क्या होगा, मूवमेंट। बेसल गैंग्लिया का काम क्या है, कंट्रोल करता है मूवमेंट का, तो क्या है कंट्रोल मूवमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिसके कारण से एसिटाइल कोलिन एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एसिटाइल कोलिन एक्टिविटी हो जाएगी ज़्यादा, एसिटाइल एक्टिविटी हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है। जिसके कारण हमें क्या देखने के लिए मिल जाएगा, एबनॉर्मल मोटर सिग्नल्स देखने के लिए हमें मिलेंगे, जिसके कारण देखने के लिए मिलता है ट्रिमर, रिजिडिटी और ब्रैडीकाइनेसिया, है ना। जो एसिटाइल कोलिन है, अब एसिटाइल कोलिन क्या हो जाएगा, बहुत तेज तेज जाने लगेगा। एसिटाइल कोलिन भी क्या करता है, एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और डोपामिन बैलेंस कोऑर्डिनेट करता है। तो डोपामिन तो कोऑर्डिनेट कर ही नहीं पा रहा है यहाँ पे, तो मूवमेंट कोऑर्डिनेट होंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। वो जो एसिटाइल कोलिन है ये क्या करेगा, फटाफट फटाफट बहुत सारे सिग्नल भेजते जाएगा भेजते जाएगा भेजते जाएगा, तो मूवमेंट क्या होगा, ट्रिमर कॉज करने लगेगा मूवमेंट में। तो उसी को कहते हैं इंक्रीज एसिटाइल कोलिन, और इसी एसिटाइल कोलिन के इंक्रीज होने के कारण हमें ट्रिमर देखने के लिए मिलता है, रिजिडिटी देखने के लिए मिलती है, और काइनेसिया देखने के लिए मिलता है। ये था हमारा मैकेनिज्म। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट बता दे रही हूँ क्या होता है पार्किंसन डिजीज मैकेनिज्म में। ये एक डीजनरेशन ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है, डीजनरेटिव हो जाता है सबस्टेंशिया नाइग्रा का। फिर उसके बाद डोपामिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डोपामिन लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद बेसल गैंग्लिया का क्या देखने के लिए मिलता है, डिसफंक्शन देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद हमें बेसल गैंग्लिया का डिसफंक्शन देखने के बाद हमें मिलता है इंक्रीज एसिटाइल कोलिन, इंक्रीज क्या हो जाता है हमारा, एसिटाइल कोलिन इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से हमें क्या देखने के लिए मिलता है, एबनॉर्मल मोटर सिग्नल देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण कॉज करता है ट्रिमर, रिजिडिटी और ब्रैडीकाइनेसिया। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा मैकेनिज्म ऑफ पार्किंसन डिजीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये हमारा डायग्राम है ना, ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन मैंने बताया था CNS एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो क्या है, हमारा ब्रेन है। वहाँ पे बेसल गैंग्लिया है, बेसल गैंग्लिया से हमारा सबस्टेंशिया नाइग्रा आया, सबस्टेंशिया नाइग्रा। फिर उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे
थैलेमस, थैलेमस से फिर आपको ग्लोबस पैलिडस, ग्लोबस पैलिडस से ग्लोबस पैलिडस मीडियालिस और लेटरालिस दोनों। फिर उसके न्यूक्लियस कॉर्डेटेड प्यूटामिन, न्यूक्लियस कॉर्डेटेड प्यूटामिन से हमारे क्या होगा, रिलीज हुआ। फिर उसके बाद हमारा ये हमारा सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ चलती है, गाबा और एक सब्सटेंशिया नाइग्रा। गाबा का काम क्या होता है, हमारे मूवमेंट को इनहिबिट करना, और सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है जहाँ से डोपामिन, एसीएच ये सब रिलीज हो रहा है। एसीएच का काम क्या होता है, एक्टिविटी को बढ़ाना, और गाबा का क्या काम होता है, एक्टिविटी को कम करना। इनहिबिट द गाबा और इनहिबिट द एक्टिविटी बाय द गाबा न्यूरॉन्स। ठीक है, एंड जो हमारा एसीएच होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ द उसको हमारे किसको, न्यूरॉन, एक्टिविटी ऑफ द मूवमेंट, है ना। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया का देख लेते हैं। बेसल गैंग्लिया में वैसे भी ये दोनों ही चीज़ सेम ही है, अगर आप एक ही चीज़ देखो तो भी सही, कोई वो नहीं है। तो ये डायग्राम जैसे है, आप इसको एक चार्ट जैसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, फिर बेसल गैंग्लिया, सब्सटेंशिया नाइग्रा, थैलेमस, मोटर कॉर्टेक्स मूवमेंट, जिसमें हमें देखने के लिए मिलेगा क्या, रिड्यूस लेवल ऑफ द डोपामिन, है ना। फिर हम कॉर्टेक्स, ये भी मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, फ्लो चार्ट जैसे है। फिर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, तो कार्डिनल साइन है, यहाँ पे कार्डिनल साइन है TRAP। TRAP का मतलब क्या होता है, T फॉर ट्रेमर, है ना, R फॉर रिजिडिटी, A फॉर काइनेसिया या ब्रेडिकाइनेसिया, और P फॉर पोस्चरल इनहिबिशन, है ना। ये ट्रेमर, रिजिडिटी, एकाइनेसिया, पोस्चरल इनहिबिशन। तो ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हमें ये साइन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, ट्रिमर मतलब आपको पता ही है कि बार बार क्या होता है, मूवमेंट, हिलना, एक तरीके से कंपन टाइप का स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द ट्रिमर। रिजिडिटी, कड़कपन हो जाना, इंक्रीज द मसल टोन, रिजिडिटी में हमारी मसल टोन क्या हो जाती है, इंक्रीज। एकाइनेसिया, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट होती है। पोस्चर इंस्टेबिलिटी और इम्पेयर्ड बैलेंस। ठीक, फिर उसका सिम्टम्स हम मोटर सिम्टम्स देखें तो रेस्टिंग ट्रिमर, मसल रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, शफलिंग गेट, आपको बताया भी, छोटे छोटे कदम करके जल्दी से चलना, डेट इज कॉल्ड द शफलिंग गेट। रिड्यूस आर्म स्विंग, आर्म जो है हम जैसे हम चलते हैं तो अपने हाथ को आगे पीछे करके चलते हैं ना, तो वो उनका वो नहीं हो पाता। अभी हमने इस डायग्राम में भी देखा था कि रिड्यूस आर्म स्विंग। फ्रीजिंग ऑफ गेट, गेट पैटर्न जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, अच्छे से नहीं हो पाता। स्विंग जो पैटर्न, स्विंग गेट है जो क्या होता है, वो बहुत कम हो जाता है, वो नहीं होता है स्विंग। ठीक है, फिर डिफ़िकल्टी इनिशिएटिंग मूवमेंट करने में क्या होना, डिफ़िकल्टी करना। मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, जो मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन हो जाते हैं, है ना, वो हमें देखने के लिए मिलता है। अगर नॉन मोटर सिम्टम्स देखें तो इन सब चीज़ों के कारण पर्सन क्या हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, एनजाइटी में हो सकता है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मतलब मूवमेंट का इम्पेयरमेंट देखने के लिए मिलता है, बिहेवियर इम्पेयरमेंट देखने के लिए मिल सकता है। स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप की प्रॉब्लम हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन देखने के लिए हमें मिल सकता है। फटीग, थक सकता है। लॉस ऑफ स्मेल जा सकता है। फिर आ जाता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन हमें कब कब फॉल एंड फ्रैक्चर, मतलब इस कंडीशन के कारण अगर उसके हाई कम स्टेप है उसके, मतलब छोटे छोटे कदम में चलता है, तो जिसके कारण से क्या हो सकता है, वो गिर भी सकता है, गिरने के कारण कुछ फ्रैक्चर भी हो सकता है। डिस्फेजिया हो सकता है, एस्पायरेशन, निमोनिया हो सकता है, डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी, प्रेशर सोर्स हो सकते हैं। रिड्यूस मोबिलिटी कम हो सकती, कमी हो रही है वैसे भी। अब हम इसके डायग्नोस की बात करें तो जो डायग्नोस है, ये क्लिनिकल एवोल्यूशन डायग्नोस देखते हैं। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है। ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रिमर गेट देखने के किस टाइप के ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, रेस्टिंग में किस वे में आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के ट्रिमर्स होते हैं। किसी को बैठा है तो बैठने से आ जाते, सोता है तब तो ट्रिमर आते हैं। तो ये कंडीशन हमें देखने के लिए, गेट पैटर्न कैसा है उसका जो स्विंग जो कम है, कितना कम है, हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। स्विंग गेट जो होता है वो देखना ज़रूरी होता है। मसल टोन असेसमेंट देखना है कि जो मसल की टोन है वो कितनी है,
ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एमआरआई ब्रेन है ना, एक्सरे, एमआरआई करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, और जो डोपामिन ट्रांसपोर्टर स्कैन है वो भी करवाएंगे। डायग्नोसिस इज़ मेनली क्लिनिकल बेस्ड ऑन सिम्टम्स एंड मेडिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद एंटी पार्किंसन मेडिकेशन, कौन कौन से पार्किंसन मेडिकेशन है हम दे सकते हैं। डोपामिन, अब यहाँ पे देखो डोपामिन की कमी हो रही थी तो हम डोपामिन बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। और एसिटाइल कोलिन जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम डिक्रीज करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या देंगे यहाँ पे, लेवोडोपा, कार्बिडोपा, पैरा पैरामीजिपोल है ना, रोपनिरोल, सैलिजिनिन, रेसाग्लिन, रिड्यूस डोपामिन ब्रेकडाउन है ना, ये ब्रेकडाउन रिड्यूस क्या करेगा, जो नहीं बन रहा है उसको बनाने की कोशिश करेगा। फिर प्रोलॉन्ग लेवोडोपा एक्शन, फिर एंटीकोलिनर्जिक देंगे हम, इंक्रीज डोपामिन लेवल देंगे। लेवोडोपा कार्बिडोपा क्या करता है, इंक्रीज करता है डोपामिन लेवल को, ठीक है। एंटी पार्किंसन में हम ये सारी मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। अब हम सर्जिकल मैनेजमेंट देख लें तो सर्जिकल मैनेजमेंट में DBS क्या होता है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। कैसे करेंगे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ये प्रोसेस दी गई है। इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट करेंगे ब्रेन रीजन में, टारगेट करेंगे एरिया को जहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ पे हमें जो न्यूरॉन्स उसको स्टिमुलेट करेंगे, ताकि जो डोपामिन इनएक्टिव है, सब्सटेंशिया नाइग्रा जो क्या है डिक्रीज है, उस लेवल को हम क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। इसलिए हम यहाँ पे देंगे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। टारगेट एरिया में देखेंगे सबथैलेमिक न्यूक्लियस और ग्लोबस पैलिडिस में, ठीक है। फिर इम्प्लांटेड करेंगे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, इम्प्रूव मोटर कंट्रोल होगा, जिसके कारण से ट्रेमर और रिजिडिटी कम देखने के लिए मिलेगी। यूज इन पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल टू मेडिकेशन, ठीक है। असेसमेंट देखते हैं। असेसमेंट हमारा जो सबसे मेन टॉपिक था हमारे PT न्यूरो में, तो हम असेसमेंट हम नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे।